आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक। इसमें टॉपिक है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ मोहनजोदड़ो के बारे में, एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वह था हड़प्पा। 1921 ईस्वी में खोजा गया था सर्वप्रथम हड़प्पा शहर को, और फिर मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम सहनी और माधुस्वरूप वत्स ने की थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी और माधवस्वरूप वत्स ने किया था। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। तो हड़प्पा की खोज हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी 1921 ईस्वी में किए थे। तो हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी और माधवस्वरूप वत्स 1921 ईस्वी में किए थे। और हड़प्पा जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी कब किए थे? 1922। कौन सी नदी के तट पे अवस्थित है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के तट पे। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे अवस्थित है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया। तो बस्ती जो है मोहनजोदड़ो में अवस्थित जो बस्ती थी वह दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। तो एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। तो दो बस्ती थी, एक थी जो छोटा था परंतु वह ऊपर में बनाया गया था, और एक बड़ी थी जो कि नीचे में बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। तो पुरातत्वविद जो थे इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं जो थी कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग को क्या चीज़ से घेरा गया था? दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया। तो इसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया, यानी निचले शहर अलग था और दो शहर, एक छोटा और एक बड़ा शहर था, दोनों अलग अलग था, दोनों को विभाजित किया गया था। थोड़ा सा आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें है निचला शहर, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तो निचला शहर जो था दीवार से घेरा गया था। यहाँ निचला शहर है, इसे दीवारों से घेरा गया है। यहाँ पे है। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। तो इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर
कार्यान्वित किया गया होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। तो फिर नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। जैसे कि आधुनिक हम लोग के समय में भी, आधुनिक काल में भी ईंटों को क्या किया जाता है, भट्टी में पकाया जाता है। एक निश्चित अनुपात की होती थी जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी, 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। तो इस प्रकार की सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। इस प्रकार की ईंटें जो थी सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। सेकेंड है फिर नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। तो जल निकास प्रणाली थी सबसे विशिष्ट अनूठी में। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों पर तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। तो सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, सड़कों तथा गलियों को, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ये जो थे वो एक दूसरे को क्या चीज़ पे काटते थे, समकोण पे काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था और उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। जैसे आधुनिक काल में भी है कि नाली रहता है, उसको ढका हुआ रहता है और फिर उसके इस साइड और उस साइड दोनों तरफ बगल में आवास रहता है, घर रहता है। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो प्रत्येक घर कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना होता था। तो प्रत्येक घर क्या होता था, कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना। प्रत्येक घर का जो दीवार होता था एक गली से सटा होता था। दुर्ग फिर है दुर्ग, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधता भी है। तो हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधता भी। तो इस नियोजन में विविधता है। धौलावीरा तथा लोथल यानी गुजरात, धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, तो धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती जो थी सो क्या थी, किलेबंद थी दोनों जगहों पे। तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया। लोथल में दुर्ग जो था दीवार से घिरा तो नहीं था परंतु ऊंचाई पर बनाया गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा नहीं था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज हुई। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 ईस्वी में। दयाराम सहनी और माधोस्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में इसे खोजा। और हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के तट पे अवस्थित है, रावी नदी के तट पे। तो हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो ईंट चुराने वालों ने हड़प्पा सभ्यता को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील है। तो
अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक भी थे, उन्होंने लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। तो उन्होंने लिखा है कि लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। तो उस समय की जो ईंटें थी, यदि कोई नहीं ले जाता तो लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच जो रेल पटरी बनी थी, ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी, काफ़ी थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। तो हड़प्पा शहर की कई प्राचीन संरचनाएं जो थी नष्ट कर दी गई कनिंघम के अनुसार। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। तो हड़प्पा स्थल नष्ट कर दिए गए, परंतु मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। तो ये पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं। दुर्ग गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का निचला शहर। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। तो इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो था आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। तो जैसे कि ये आंगन है आपके और इस साइड से चारों बगल कमरा बना हुआ है। इस तरह से मोहनजोदड़ो का व्यवस्था थी घर बनाने की। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आंगन जो था खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। तो भूमि तल पर जो बनी दीवारों हैं उसमें खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। तो इसके अतिरिक्त जो है मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक आप लोग अब समझ गए होंगे। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। तो हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। तो सभी घरों में अपना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। तो जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। जैसे आधुनिक काल में अभी वर्तमान में देखते हैं शहर सब में इसी तरह का रहता है। हर शहर में दोनों तरफ से नाली, फिर उसके बगल में घर, फिर दीवार। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। तो सीढ़ी भी मिल गया है। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले। तो छतों पर जाने के लिए उस समय भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसका साक्ष्य मिला है, सीढ़ियों का साक्ष्य मिला है। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे। कई आवासों में जो थे अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता है। तो एक ऐसा कक्ष था जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। और जिनका प्रयोग क्रमशः किसके लिए किया जाता था? राहगीरों द्वारा किया जाता था। तो वर्तमान में भी देखती है गेस्ट रूम रहता है जिसमें राहगीर बाहरी कोई गेस्ट आया तो उसमें रुका, गेस्ट हाउस। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। तो कितने कुओं की कुल संख्या कितनी थी? 700। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली नालियों के विषय में मैके लिखते हैं। तो प्राचीनतम प्रणाली नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। तो नालियों के संबंध में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। तो हर आवास को यानी हर घर को नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। तो मुख्य नाले जो है जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। तो अभी भी रहता है, वर्तमान में भी देखते हैं कि शहर में ऊपर से रखा हुआ रहता है स्लैब टाइप का, और पहले ईंटों से बने थे
और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है। तो वर्तमान में भी सफाई के लिए उसको हटाया जाता है, फिर उसको सफाई करके फिर ढक दिया जाता है। तो आधुनिक प्रणाली उस समय भी मौजूद थी, जो हम लोग आज प्रचलन में देखते हैं कि दोनों साइड से नाले हैं, ऊपर से ढका हुआ रहता है। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। तो कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी। तो घरों की जो नालियाँ थी पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। तो जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था, और गंदा पानी जो था गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। तो बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं। तो यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। तो जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अंडस्ट में के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। तो जल निकास प्रणाली की जो व्यवस्था थी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। तो जल निकास प्रणाली की जो व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में, वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि छोटे बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियों पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहाँ पर नालियाँ जो है पक्की ईंटों से बनाई गई थी, वैसा मिला है साक्ष्य के तौर पे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग अध्ययन को आगे जारी रखते हैं। फिर दुर्ग पढ़ते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे। तो ऊपरी हिस्से लकड़ी से बने थे। तो नीचे का हिस्सा जो था सो क्या चीज़ से बना था? ईंट से। नीचे का हिस्सा जैसे कोई भवन है तो उसका नीचे का हिस्सा माल गोदाम का नीचे का हिस्सा ईंट से और ऊपर का हिस्सा लकड़ी से बने थे। तो नीचे वाला भाग जो था किसी माल गोदाम का वो ईंट से बनाया गया था, ईंट से, और इसी का ऊपरी जो भाग था वो लकड़ी से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानगार सम्मिलित है, जो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। जो मतलब ऊपरी हिस्से का जो भाग था वो बहुत पहले नष्ट हो गया था, क्योंकि वह लकड़ी से बनाया गया था और विशाल स्नानागार सम्मिलित थे। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? विशाल स्नानागार का साक्ष्य भी मिला है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हम लोग। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। तो वो विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय। तो कैसा है? आयताकार है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। तो जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। तो 2 सीढ़ियाँ बनाई गई थी जलाशय के तल तक जाने के लिए। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। तो जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, तो इसके तीनों ओर क्या थे? कक्ष यानी कमरा बना था, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो 3 कक्ष था, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता। तो जलाशय का पानी कहाँ बह जाता था? नाले में। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। तो 8 क्या बनाए गए थे? स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नलिया गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। तो प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता। तो जो स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है साक्ष्य के रूप में, तो उसका प्रमाण यह सिद्ध होता है कि किसी अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता, यानी कोई विशेष त्यौहार या कुछ विशेष तौर पर उसका प्रयोग किया जाता था विशाल स्नानागार का। जैसे अभी भी हम लोग का यहाँ गंगा नदी है, तो उसमें कोई विशेष रहता है त्यौहार या कुछ फेस्टिवल रहता है, तो उसमें जाके सब सम्मिलित होते, उसमें स्नान करते सभी लोग। तो उसी तरह से उस समय माना जाता है कि जो विशाल स्नानागार में है वो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता रहा होगा प्रयोग में। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं, हम लोग अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। समाधान। पुरातत्वीय यह जानने के लिए कि क्या किसी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। तो समाधान पुरातत्वीय यह जानने के लिए कि क्या किसी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं पुरातत्वविद। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। तो इन्हीं विधियों में से एक क्या है? समाधानों का अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। तो क्या आप लोग परिचित हैं पिरामिडों? कुछ जो मिस्र में विशाल पिरामिडों थे उससे परिचित है, कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान से थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। तो पिरामिड में क्या था? पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। तो हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। तो फिर कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। तो कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन। क्या ये विविधता सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना तो कठिन है। तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले। तो कुछ कब्रों में क्या मिले? मृदभांड तथा आभूषण, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों ओर समाधानों से आभूषण मिले। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से क्या मिले? आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों तो क्या मिले हैं कब्रिस्तान से? हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से क्या मिले हैं? एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस पर एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तो कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था।
परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो बहुमूल्य वस्तुएं जो है दफनाने में विश्वास नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर आगे चलते हैं। विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज कैसे की गई? सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरा वस्तु का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। तो कुछ मिले हैं पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया गया है। तो पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी से बनाया गया है आसानी से। इसमें मिली है चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि। तो पहले वर्ग में मिला है इतने सामान चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाई गई हैं। तो ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र रूप से पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानती है जो दुर्लभ हो अथवा महंगी। तो पुरातत्ववेत्ता जो है उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। तो क्या हो? अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्याज यानी घिरी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर बनाया गया पदार्थ। तो क्या है? इस प्रकार फ्याज के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन है। तो फ्याज के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना मुश्किल था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तख्लियाँ जो फ्याज जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फ्याज से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांशतः मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा से मिले हैं। और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो उदाहरण के लिए फ्याज से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। तो फ्याज से बने लघु पात्र जो थे वो सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे अधिकांशतः मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नई। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए। तो सोना जो था काफ़ी कीमती था। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चनहुदरो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है। चनहुदरो जो है मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो चनहुदरो जो थी शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। वहाँ शिल्प उत्पादन ज़्यादा होता था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। तो चनहुदरो से क्या शामिल है? शंख की कटाई, मनके बनाना, धातु कर मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। तो इत्यादि बनाते थे। तो चनहुदरो के लोग क्या बनाते थे? मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर मुहर निर्माण तथा बाट बनाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की जो विविधता है उल्लेखनीय है। कर्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शेल खनिज जैसी
पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातु तथा शंख, प्यांश और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। तो मन के बनाने में क्या चीज़ का प्रयोग होता था? जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलखड़ी जैसी पत्थर तथा तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातु तथा शंख, प्यांश और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। कुछ मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ को पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। तो कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ को रेखाचित्र के द्वारा बनाया गया था। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नता है। शैलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से काज हो जाता था। कुछ मन के शैलखड़ी चून के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इसे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? तो शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो यह जो शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अभी भी पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया कि कर्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुद्रो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। तो चनहुद्रो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ में गए होंगे। अब इसके आगे चलते हम लोग। नागेश्वर तथा बालाकोट ये दोनों बस्तियां समुद्र तट पर स्थित थी। तो नागेश्वर तथा बालाकोट कहाँ स्थित थी? समुद्र तट के समीप स्थित थी। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़िया, करछिया तथा पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित थी। तो नागेश्वर तथा बालाकोट कहाँ स्थित था? समुद्र के तट पर। और यहाँ से क्या मिले हैं? शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़िया, करछिया तथा पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित थे। ये निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो नागेश्वर तथा बालाकोट निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं। अब हम लोग पहचानते हैं इसको। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि